Good morning everyone, this side Dr. Himani from BNYS department, IMT University. Today we will discuss about thyroid gland. So everybody know what is thyroid gland? Thyroid glands mainly work on the hormones, ठीक है, ये दोनों मेल और फीमेल्स में काम करता है. फीमेल्स में ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं क्योंकि फीमेल्स में अलग अलग स्टेज पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस टाइम पे थायराइड ग्लैंड्स जो है अकॉर्डिंगली काम करता है. तो हम आगे पढ़ते हैं अभी हम एक रिव्यू ले लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं व्हाट इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. थायराइड को यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइन में मीन्स अलग अलग हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होते हैं आपके हाइपोथैलेमस से, ठीक है. कोई आपका पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कोई एड्रेनल ग्लैंड से, कोई टेस्टिस, कोई ओवरी, कोई थाइमस. तो इसलिए इसको थायराइड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन कराता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला गया है. सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सिचुएटेड ऑन द रूट ऑफ द नेक. रूट यहाँ पर दोनों साइड में, ट्रैकिया के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है. इट हैज़ टू लोब्स विच आर कनेक्टेड इन द मिडल बाय एन isthmus. ये कह रहे हैं कि इसमें दो लोब्स होते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होते हैं मिडली एक isthmus. यहाँ पे एक isthmus होता है, इसके इर्द गिर्द दो लोब प्रेजेंट होते हैं. इसका वेट होता है 20 to 40 ग्राम्स इन अडल्ट्स. और ये क्या होता है? थायराइड ग्लैंड्स लार्जर इन फीमेल दैन मेल्स. कि थायराइड ग्लैंड्स जो है फीमेल्स में ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल्स. The structure and the function of the thyroid gland changes in different stage of the sexual cycle in females. ये कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शंस है, वो चेंज होता रहता है अलग अलग स्टेज पे. जैसे कि फीमेल्स की ग्रोथ होती रहती है, सेक्सुअल लाइफ जो चलती रहती है, सेक्सुअली जो चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली थायराइड ग्लैंड्स जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली चेंज होता रहता है. इट फंक्शन इंक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये कह रहे हैं कि इसका जो फंक्शन है, जो इसके कार्य करने की जो कार्य जो करता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारा प्रेगनेंसी के टाइम में और लैक्टेशन के टाइम में, तब हम फीड कराते हैं बेबी को, ठीक है. एंड डिक्रीज ड्यूरिंग मेनोपॉज. और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कब कम हो जाता है? तब आपको मेनोपॉज हो जाता है, मीन्स तब आपके पीरियड्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं. ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये isthmus है, इसके दोनों साइड आपका ये थायराइड ग्लैंड है. ओके, ये आपके लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, ये आपका पूरा थायराइड ग्लैंड है एंड ये ट्रैकिया है आपका. अब हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी. थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द क्लोज फॉलिकल्स. जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत ही सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स. क्लोज मीन्स जो आपस में जुड़े हुए फॉलिकल्स हैं. मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. ये देख रहे हो आप, ये पूरा फॉलिकल है. तो ऐसे ही इन सब से मिलकर आपका थायराइड ग्लैंड बना हुआ है. These follicles are lined with cuboidal epithelial cells which are called follicular cells. ये कह रहे हैं कि जो follicles हैं किससे lined up हैं? आपके cuboidal epithelial cells से lined up हैं, जो जिनको हम क्या बोलेंगे? follicular cells बोलेंगे, ठीक है. ये देख रहे हो आप, ये पूरा ऐसे lined up हैं पूरा, इनको हम बोलेंगे follicular cells. ओके, Follicular cavity is filled with a colloidal substance known as thyroglobulin. ये कह रहे हैं कि जो फॉलिकल की कैविटी है, बीच में जो स्पेस है, वो किससे? एक फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो स्पेस बीच में भरा हुआ है, थायरोग्लोबुलिन उसको हम बोलेंगे, उस स्पेस को, जो खाली स्पेस है. विच इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स. जो कहाँ से वो फ्लूइड कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? आपके फॉलिकुलर सेल से वो आ रहा है. Follicular cell also secrete tetrahydrotrine T4 और thyroxine. जो ये कह रहे हैं कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो ये टेट्राहाइड्रोट्राइन और या फिर मतलब T4 या फिर थायरोक्सिन भी आपका सिक्रीट करती हैं. एंड T3 भी टेट्राआयोडोथायरन, और ये T3 भी सिक्रीट करती हैं. इन बिटवीन द फॉलिकल्स द पैराफॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट. ये कह रहे हैं कि इन फॉलिकुलर्स के बीच में एक आपका पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं. ये रहा,
ठीक है, आप ये फॉलिकल्स देख सकते हैं, इन फॉलिकल्स के बीच में ये आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये पूरा आपका क्या है, एक फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के अंदर आपका ये फॉलिकुलर सेल्स है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स बीच में जो एक यहाँ पे क्या है आपका फ्लूइड लाइक स्पेस होता है, यहाँ से आपका T3 T4 ये सब सिक्रीट होता है। ठीक है, और इनके बीच में फॉलिकल के सेल्स, फॉलिकुलर्स के बीच में एक पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फॉलिकुलर सेल ऑल्सो, ठीक है, ये आप दीज ऑल्सो सिक्रीट कैल्सिटोनिन, ये कह रहे हैं कि ये सब ये क्या भी सिक्रीट करती हैं, आपके कैल्सिटोनिन को भी सिक्रीट करती हैं। अब आ जाता है आपके कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स 3 हॉर्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड है वो 3 हार्मोन आपको सिक्रीट करता है, T4, थायरोक्सिन, T3 एंड कैल्सिटोनिन। ये 3 हॉर्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। T4 इज अदरवाइज नोन एज थायरोक्सिन, T4 को हम थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं। एंड इट फॉर्म अबाउट 90% ऑफ द टोटल सिक्रीशन, ये क्या करा रहा है आपका पूरा 90% टोटल सिक्रीशन करा रहा है आपका T4, जहाँ पे सिर्फ आपका T3 जो है 9 to 10% सिक्रीशन करा रहा है। तो मेन रोल आपका कौन यहाँ पे प्ले कर रहा है, T4 यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है, तो ज़्यादा मेन रोल वही प्ले कर रहा है एज कम्पेयर टू T3, क्योंकि T3 का सिक्रीशन यहाँ पे 9 to 10% है। ये आप पूरा डायग्राम देख सकते हो थायराइड ग्लैंड का। अब है पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितनी उसकी पोटेंसी है, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो वर्क करता है। तो पोटेंसी ऑफ T3 इज 4 टाइम मोर देन T4, ये कह रहे कि आपकी जो पोटेंसी है T3 की बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T4। T4 एक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड देन T3, लेकिन ये कह रहे कि लेकिन पोटेंसी तो T3 की ज़्यादा है T4 से, लेकिन T4 बहुत लंबे समय तक काम करता है एज कम्पेयर टू T3। ओके, ड्यूरेशन ऑफ T4 एक्शन इज 4 टाइम मोर देन T3, ये कह रहे कि यहाँ पे ड्यूरेशन भी T4 की 3 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T3। ओके, तो यहाँ पे में बस पोटेंसी T3 की ज़्यादा है T4 से, बाकी लॉन्गर टाइम पीरियड T4 का है, और ये कह रहे कि ड्यूरेशन जो है वो T4 की ज़्यादा है। ओके, अब हाफ लाइफ, कितनी लाइफ्स होती हैं इनके हॉर्मोन्स की। थायराइड हॉर्मोन्स हैव लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हाफ लाइफ, ये कह रहे कि जो थायराइड हॉर्मोन्स होता है उसके पास लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। ठीक है, T4 हैज़ अ लॉन्ग लाइफ ऑफ 7 डेज, T4 के पास जो है वो सिर्फ 7 डेज की पूरी 1 वीक की साइकिल होती है। हाफ लाइफ ऑफ T3 इज वेरिंग बिटवीन 10 and 24 हावर्स, ये कह रहे हैं कि लेकिन जो T4 की जो लेंथ है, साइकिल है, ड्यूरेशन है, वो कितनी है वो वेरी करती है, डिपेंड्स करती है कि सिचुएशन क्या है ह्यूमन बॉडी की, तो ये उसके अकॉर्डिंगली 10 to 24, 10 से 24 घंटे के बीच में ये वेरी करती है। ओके, अब है कितना सिक्रीशन हो रहा है, रेट ऑफ सिक्रीशन। थायरोक्सिन जो है आपका मीन्स ये कितना 80 to 90 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, इतना हो रहा है। T4 का आपका 4 to 5 म्यूग्राम पर डे हो रहा है। ठीक है, अगर T3 का देखा तो 1 to 2 म्यूग्राम पर डे हो रहा है। अब आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे जाके डिग्रेड होता है। डिग्रेडेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स अकर इन मसल्स, लीवर एंड किडनी, ये कह रहे कि यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे जाके डिग्रेड हो रहा है, आपके मसल्स, लीवर और किडनी में जाके डिग्रेड हो रहा है। अब है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कैसे कैसे थायराइड हार्मोन्स का आपके सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स टेक प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर कैविटी, ये कह रहे हैं कि जो आपका सिंथेसिस होता है थायराइड ग्लैंड का वो कहाँ पे हो रहा है, आपके थायरोग्लोबुलिन। मैंने पहले बताया था कि थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, कैविटी होती है, ठीक है, जहाँ पे फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर कैविटी, जो फॉलिकुलर की कैविटी है वहाँ पे इसका ये होता है। आयोडीन एंड ट्रायोसिन आर असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, और ट्रायोसिन जो है बहुत जरूरी है आपके थायराइड ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए। ओके, आयोडीन इज कंज्यूम थ्रू डाइट, आयोडीन आप अपनी डाइट के थ्रू कंज्यूम कर सकते हो, लाइक आयोडाइज सोल्ट। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक, ये कह रहे हैं कि जो आयोडीन है आप अपनी डाइट के द्वारा भी उसको ले सकते हो, ये क्या है कन्वर्ट हो जाएगा आपके आयोडाइड में, फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। थायोसिन इज ऑल्सो कंज्यूम थ्रू डाइट, करेगी थायोसिन भी आप यहाँ पे डाइट के थ्रू कंज्यूम कर सकते हो, एंड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम, ये भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है।
From the synthesis of normal quantity of thyroid hormones, approximately 1 mg of iodine is required per week. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे थायराइड हॉर्मोन्स के सिक्रीशन सिंथेसिस कराने के लिए आपको 1 mg आयोडीन ज़रूरी है एक वीक में, ठीक है, 1 mg, अबाउट 50 mg पर डे, मतलब कि लगभग 50 mg आपको 50 mg पर ईयर आपको आयोडीन यहाँ पे चाहिए टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। ये कह रहे कि यहाँ पे आप अपने आप को आयोडीन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए आप कुछ कॉमन टैबलेट सॉल्ट्स भी ले सकते हो जो कि आयोडाइज होती हैं, ठीक है, आयोडाइज विद 1 पार्ट ऑफ सोडियम आयोडाइड टू एवरी 1000 पार्ट्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड्स। ये कहते हैं कि यहाँ पे आप अपने आप को आयोडीन की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए आप आयोडाइज स्टेबल सॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये था कि कैसे कैसे सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। ये आयोडीन एंड ट्रायोसिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थायराइड हार्मोन्स में। अब है आपका स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जहाँ पे थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स अकर इन 5 स्टेज। ये कहते हैं कि इनका जो सिंथेसिस है वो 5 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट वन इज थायरोग्लोबुलिन, आयोडीन ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी, आयोडीनाइजेशन ऑफ ट्रायोसिन, कपलिंग रिएक्शंस। ये 6 स्टेजेस होते हैं आपके, ठीक है, जहाँ पे आपका थायराइड का सिंथेसिस होता है। अब है स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कैसे कैसे आपके थायराइड हार्मोन्स जो है स्टोर होता है। After synthesis, the thyroid hormone remain in the form of vesicle within thyroglobulin. ये सिंथेसिस के बाद जो आपका थायराइड हार्मोन्स है वो कहाँ पे रहेगा, आपके वेसिकल्स में रहेगा, थायरोग्लोबुलिन में, एंड आर स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड। फिर ये क्या है, बहुत लंबे समय तक जो है स्टोर रहेगा आपके, ठीक है। एवरी थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंटेन 5 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन। ये कह रहे कि हर एक थायरोग्लोबुलिन में कितने मॉलिक्यूल, 5 और 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं थायरोक्सिन के। There is also an average of 1 triiodine molecular of every 10 molecules of thyroxine. ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है, एक ट्रायोआयोडीन का मॉलिक्यूल रहता है हर 10 molecules of thyroxine के, ठीक है। In combination with thyroglobulin, the thyroid hormone can be stored for several months. ये कह रहे हैं कि थायरोग्लोबुलिन के कॉम्बिनेशन में जो आपका थायराइड ग्लैंड रहता है वो स्टोर होके रहता है काफ़ी लंबे अरसे तक, लंबे समय तक, ठीक है। Thyroid gland is unique in this as it is the only endocrine gland that can store its hormone for a longer period of about 4 months. ये कह रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड बहुत यूनिक सा ग्लैंड है जो अपने हॉर्मोन्स को जो है स्टोर करके रख सकता है बहुत लंबे समय तक, लगभग 4 महीने तक ये अपने हॉर्मोन्स को स्टोर करके रख सकता है। When the synthesis of thyroid hormones stop, the sign and symptom of deficiency do not appear for about 4 months. ये कह रहे हैं कि तब थायराइड का सिंथेसिस बनना बंद हो जाएगा तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अभी एकदम से शो नहीं होंगे, लगभग 4 मंथ 4 महीने तक इसकी कोई भी डेफिशिएंसी शो नहीं होगी हमें, ठीक है। अब है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड। कैसे कैसे आपका वो थायराइड हार्मोन्स जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। थायराइड हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय 3 टाइप ऑफ प्रोटीन। ये 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इनके थ्रू जो आपका थायराइड ग्लैंड्स होता है वो फिर ब्लड में जाता है इनके साथ कंबाइन होके या बाइंड होके, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपका TBG, ठीक है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके साथ बाइंड होके ब्लड में रिलीज होता है। थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, TBAP, या फिर आपका एल्ब्यूमिन। ये 3 हॉर्मोन्स होते हैं आपके जिनके साथ आपका थायराइड ग्लैंड जो है मिलके या बाइंड होके रिलीज होता है आपके ब्लड में। अब है आपका फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के। थायराइड हार्मोन्स हैव 2 मेजर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ये कह रहे कि अगर देखा जाए तो 2 मेजर इफेक्ट होते हैं थायराइड हार्मोन्स के आपकी बॉडी में। टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाता है ये। स्टिमुलेट द ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जो बच्चों की ग्रोथ है उसको प्रोत्साहित करता है, स्टिमुलेट करता है उसको। द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। अब है कि यहाँ पे आपके क्या क्या अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फंक्शंस थे कि हार्मोन फंक्शंस क्या क्या, 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या थे। अब क्या क्या एक्शंस हैं आपके थायराइड हार्मोन्स के। तो सबसे पहले है एक्शन ऑन बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR, जो हम उसको BMR भी बोलते हैं। थायरोक्सिन इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट द ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। ये कहता है कि जो थायरोक्सिन है अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स में वो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, जैसे कि बॉडी के टिश्यूज हो गए आपके,
ठीक है, बॉडी के टिश्यू, लेकिन ब्रेन में नहीं करेगा, एक्सेप्ट बॉडी के टिश्यू में ये कर देगा लेकिन ब्रेन में नहीं करेगा। आपके रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स में यहाँ पे वो अपना कोई BMR नहीं बढ़ाएगा। इट इंक्रीज BMR बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यूज। ये कह रहे कि ये अपना BMR जो है बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कैसे? इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द, यहाँ पे अपने BMR बढ़ा देगा, तब आपके टिश्यूज जो है अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देंगे। ओके, द एक्शन दैट इंक्रीज द BMR कॉल्ड कैलोरोजेनिक एक्शन। ये कह रहे कि जो एक्शंस आपका BMR को बढ़ा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कैलोरोजेनिक एक्शंस बोलेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन रहता है? थायराइड हार्मोन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। ये कह रहे कि जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करेगा? अपना सिंथेसिस को बढ़ा देगा, ठीक है, सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा सेल्स पे। ओके, थर्ड है आपका एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन स्टिमुलेट ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये बोल रहे हैं कि जो आपका थायरोक्सिन होता है वो स्टिमुलेट करता है आपका जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वन जैसे थायरोक्सिन, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द GI ट्रैक्ट। थायरोक्सिन क्या करेगा? आपके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा जो आपके GI ट्रैक है उसमें। एनहांस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल by accelerating the transport of glucose through the cell membrane। ये क्या करेगा? ग्लूकोज अपटेक को एनहांस करेगा, ठीक है। कैसे? एक्सेलरेट करके, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को एक्सेलरेट करके, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये क्या करेगा? फिर ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा ग्लूकोज में। अब है आपका एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट के ऊपर कैसे काम करता है ये? थायरोक्सिन डिक्रीजेज द फैट स्टोरेज बाय मोबिलाइजिंग इट एंड एडिपोज टिश्यू एंड फैट डिपॉजिट। ये कह रहे कि जो थायरोक्सिन है वो डिक्रीज कर देगा आपका फैट स्टोरेज, उसको मोबिलाइज करके, ठीक है, नॉर्मलाइज करके, कहाँ पे? जो आपके एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे आपका फैट डिपॉजिट होता है एडिपोज टिश्यूज में। ओके, फिर है एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड लीवर फैट्स। इवन थ्रू देयर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ये कह रहे कि यहाँ पे देखा जाए तो आपके ब्लड्स में जो फ्री फैटी एसिड्स अगर बढ़ जाते हैं, थायरोक्सिन स्पेसिफिकली डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल। जो आपका थायरोक्सिन है वो क्या करेगा? आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इन प्लाज्मा, इसको भी कम कर देगा। सो इन हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरो, अगर यहाँ पे आपके हाइपो मतलब थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, द कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लाज्मा इंक्रीजेस रिजल्ट इन, अगर आपका थायरोक्सिन का जो आपके थायराइड का लेवल कम हो रहा है तो यहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको एर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आपका ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है आपके इंटिमा सॉरी इंटिमा में। इंटिमा क्या होती है? डीपर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, वहां पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है। थायरोक्सिन ऑल्सो इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर। ये कह रहे कि थायरोक्सिन क्या करता है? आपको जो फैट डिपोजिशन होता है लीवर में वो भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या है? आपका फैटी लीवर्स हो सकते हैं। थायरोक्सिन डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इंक्रीजिंग इट एक्सक्रीशन फ्रॉम द लीवर सेल इनटू द बाइल। ये कह रहे कि थायरोक्सिन जो है वो क्या करेगा? प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को लेवल को क्या है? बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या है? आपके ये लीवर सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करने लगेंगी। कोलेस्ट्रॉल एंटर द इंटेस्टीन थ्रू बाइल। फिर ये कह रहे कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो एंटर हो जाएगा आपके इंटेस्टीन में बाइल के थ्रू, ठीक है, एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस। फिर ये क्या है? आपके ये आपके इंटेस्टीन में जाके फिर जो आपका बाइल है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपके फीसेस के थ्रू, ठीक है, जो आप पॉटी करते हैं उसके थ्रू ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। थायराइड हार्मोन इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। अगर आप किसी के बॉडी में हीट प्रोडक्शन, मतलब नॉर्मली अगर गर्मी में भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको वो कौन करा रहा है? आपका थायराइड हार्मोन्स करा रहा है, क्योंकि ये क्या करा रहा है? आपका जो बॉडी की हीट प्रोडक्शन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा के रखता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन ग्रोथ। थायराइड हार्मोन्स का क्या क्या एक्शंस होते हैं ग्रोथ पे? थायराइड हार्मोन्स हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ये कह रहे कि जो थायराइड हार्मोन्स है उसका कुछ जनरल और स्पेसिफिक इफेक्ट्स रहता है हमारी ग्रोथ पे। इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रीशन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये कह रहे कि अगर आपके थायराइड का सिक्रीशन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा आपकी ग्रोथ को बॉडी पे, स्पेशली इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उन पे।
लैक ऑफ थायरोक्सिन अरेस्ट द ग्रोथ, अगर यहाँ पे आपके थायराइड हार्मोन्स थोड़ा कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर सकता है, रोक सकता है उनकी ग्रोथ को। एट द सेम टाइम थायरोक्सिन कोज अर्ली क्लोजर टू द एपिफाइसिस, ये कह रहे कि सेम टाइम पे जो एपिफाइसिस बोन उस टाइम पे जो शाफ्ट जो फ्यूज होती है वो उस टाइम पे वो रोक देगा। सो द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल मे बी स्लाइटली लेस इन हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी वजह से क्या है इंसान की जो बच्चे हैं उनकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट है एक्शन ऑन बॉडी वेट, क्या क्या वेट थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी पे क्या काम करता है। थायरोक्सिन इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी वेट, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो थायरोक्सिन है वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए। इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रीशन डिक्रीज द बॉडी वेट एंड फैट स्टोरेज, अगर यहाँ पे आपके थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो आपका क्या है बॉडी वेट और फैट स्टोरेज जो है वो कम रहेगा। अगर यहाँ पे थायरोक्सिन का लेवल कम है, डिक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रीशन, अगर आपका थायरोक्सिन का लेवल कम है तो ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा आपके बॉडी वेट को, क्योंकि यहाँ पे फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वाइस वर्सा, अगर इंक्रीज है थायराइड का तो वेट नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज है तो आपका वेट ज़्यादा होगा, फैटी एडिपोज टिश्यू में जो फैट डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक्शन ऑन ब्लड, ब्लड पे क्या होगा, थायरोक्सिन एसिलरेट एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ये क्या करेगा थायरोक्सिन एसिलरेट करेगा आपकी जो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज़ है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा ये, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस आरबीसीज की एक्टिविटी को ज़्यादा करेगा ये। फिर ये अपना काम कार्डियोवैस्कुलर पे भी करता है, रेस्पिरेशन पे भी करता है कि थायरोक्सिन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी इनडायरेक्टली, क्या काम करेगा थायरोक्सिन अपना रेट और फोर्स जो रेस्पिरेशन की है वो इनडायरेक्टली जो है बढ़ा देगा ये। नेक्स्ट है एक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जनरली थायरोक्सिन इंक्रीज द एपेटाइट एंड फूड इनटेक, ये करेगी अगर नॉर्मली देखा जाए तो थायरोक्सिन क्या करेगा आपकी एपेटाइट को भी बढ़ाएगा और खाना खाने की क्षमता को भी ये बढ़ाएगा। एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थायरोक्सिन इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कह रहे हैं कि थायरोक्सिन जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके मानसिक विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हाँ मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल, ताकि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके, ठीक है। एक्शन ऑन स्केलेटल मसल्स, थायरोक्सिन इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, थायरोक्सिन यहाँ पे ज़रूरी है ताकि आपकी नॉर्मल एक्टिविटी हो सके आपके स्केलेटल मसल्स की। स्लाइटली इंक्रीज इन थायरोक्सिन लेवल मेक द मसल टू वर्क विद मोर विगर, ये करेगी अगर हल्का सा भी आपका ये लेवल इंक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन लेवल का तो ये क्या है कि मेक द मसल्स टू वर्क विद मोर, जो हम यहाँ पे बहुत ही विगरसली बहुत जल्दी काम करने लगेंगे, ठीक है। बट हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज वीकनेस ऑफ द मसल्स ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपका थायराइड का सिक्रीशन थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक बहुत थके से रहोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन जो है टूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन स्लीप, नॉर्मली थायरोक्सिन लेवल इज नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल स्लीप पैटर्न, ये कह रहे हैं कि जो आपका थायरोक्सिन है वो किस पे वर्क करता है, आपके नॉर्मल स्लीप नींद आपको ठीक से आ जाए उस पर भी ये काम करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स, ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपका हाइपर सिक्रीशन थायरोक्सिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो जाता है तो वो क्या करेगा एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स, बहुत ज़्यादा मसल्स को स्टिमुलेट कर देगा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो द पर्सन फील, इसकी वजह से क्या है पर्सन बहुत ज़्यादा थका फील करेगा, एग्जॉस्ट रहेगा और बार बार उसको ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग, नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज असेंशियल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग, ये कह रहे कि अगर आपका यहाँ पे थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल है तो वो बहुत ज़रूरी है आपके सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए। इन मैन, अगर हम आदमी की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ लिपिडो, अगर आपका यहाँ पे हाइपो मीन्स थायराइड का जो थायराइड हार्मोन्स अगर कम हो गया तो वो क्या है यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉस ऑफ लिपिडो मीन्स सेक्सुअल ड्राइव्स जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं होएंगी फिर अगर आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम है। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो आपको अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको इम्पोटेंसी हो सकती है, ठीक है। ये आपका मेल में था। वुमेन की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म कॉज मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरिया, ये कह रहे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वुमेन्स को मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरेजिया हो सकता है। इन सम वुमेन इट कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड ओकेजनली एमेन्यूरिया, ये कह रहे कि कभी कभी क्या है
कुछ वुमेन्स में वो क्या करती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कर देती है, कभी कभी एमेन्यूरिया मतलब ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो सकती है कभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म इन वुमेन लीड्स टू ओलिगोमेन्यूरिया एंड सम टाइम एमेन्यूरिया। ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वुमेन्स को क्या है कि पीरियड्स बंद हो जाएंगे, या फिर कुछ टाइम के लिए, सम टाइम, कभी कभी कुछ टाइम के लिए एमेन्यूरिया भी हो सकता है। जैसे आपको 1 महीने या 2 महीने रुक के पीरियड्स आ रहे हैं फिर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 2 महीने रुक के पीरियड्स आ रहे हैं, 1 महीने रुक के पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Because of its metabolic effects, thyroxine increase the demand for secretion by endocrine glands। ये कह रहे कि इसके metabolic effect की वजह से थायरॉक्सिन जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका सिक्रीशन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अब है आपका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। Secretion of thyroid hormones is controlled by anterior pituitary and hypothalamus through the feedback mechanism। ये कह रहे हैं कि थायराइड हॉर्मोन्स को जो कंट्रोल, थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दोनों चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल कर रही हैं आपके, ठीक है, किसके थ्रू, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रीशन। इसमें अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं आपके थायराइड सिक्रीशन में। तो सबसे पहले है रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो क्या काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम TSH भी बोलेंगे, सिक्रीट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। इज द मेजर फैक्टर रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, यहाँ पे मेजर फैक्टर है और यहीं से वो रिलीज कर रहा है अपने थायराइड हार्मोन्स को। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे क्या जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए और जो भी सिक्रीटरी एक्टिविटी है थायराइड ग्लैंड की उसके लिए। THS influences every stage of formation and release of thyroid hormones। ये करेंगे यहाँ पे जो TSH है हर एक स्टेज पे फॉर्मेशन होता है, बनता है, ठीक है, एंड रिलीज हर एक स्टेज पे फिर वो रिलीज होता है, अपने हॉर्मोन्स को वो रिलीज करता है। फिर है इसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है जिसके पास एक अल्फा चैन है और एक बीटा चैन है। कितनी लाइफ होती है इसकी, 60 मिनट्स होती है और प्लाज्मा लेवल कितना होता है, 2 μ/ml, ओके। अब ये थायराइड हार्मोन्स जो है क्या काम करता है आपके हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स थायराइड सिक्रीशन बाय कंट्रोलिंग TSH सिक्रीशन। ये कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता है, थायराइड सिक्रीशन का कंट्रोल करता है TSH के सिक्रीशन को, किसके थ्रू, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, इसके थ्रू ये कंट्रोल करके रखता है। From hypothalamus, TRH is transport through the hypophyseal portal blood vessels। ये क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोपोर्टल ब्लड वेसल मीन्स कौन सा पार्ट है आपके, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है ये, ठीक है। ये कह रहे कि फिर यहाँ से ये कहाँ पे जाता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, यहाँ पे चला गया। आफ्टर रीचिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड TRH कोज द रिलीज ऑफ TSH। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद जो आपका TRH है, ठीक है, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। अब है आपका फीडबैक कंट्रोल। थ्रू हार्मोन्स रेगुलेट देयर ऑन सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल बाय इनहिबिट द रिलीज ऑफ TRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड TSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कह रहे हैं कि एक आपका जो थायराइड हार्मोन्स है वो रेगुलेट कर रहा है अपना आउन सिक्रीशन, खुद अपना सिक्रीशन करा रहा है, किसके थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, क्या करके, बाय इनहिबिट, क्या रोक के, किस चीज को रोक रहा है, बाय इनहिबिट द रिलीज ऑफ TRH को रोक के, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और TSH को रोक के कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो ये अपना सिक्रीशन जो है खुद करा रहा है, फीडबैक थ्रू फीडबैक कंट्रोल। अब आता है रोल ऑफ आयोडाइड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आयोडीन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। अब यहाँ पे आयोडाइड का क्या रोल है, आयोडाइड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये कह रहे हैं कि जो आपका आयोडाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके थायराइड हार्मोन्स में। Whenever the dietary level of iodine is moderate, the blood level of the thyroid hormone is normal। ये कहते हैं कि जब आपका डाइट में मॉडरेट अमाउंट में आपका आयोडीन होगा तो जो ब्लड लेवल है थायराइड हार्मोन्स का वो भी नॉर्मल रहेगा। However, when iodine intake is high, अगर आपका आयोडीन इंटेक, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन ले रहे हो, the enzyme necessary for synthesis of thyroid hormone are inhibit। जो एंजाइम ज़रूरी हैं थायराइड हार्मोन्स के लिए वो रुक जाएंगे, ठीक है, इनहिबिट हो जाएंगे बाय आयोडीन के थ्रू, ओके।
रिजल्ट इन सप्रेशन ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या है, क्या रिजल्ट आएगा कि हार्मोन्स का यहाँ पे सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ आयोडीज इज कॉल्ड वॉफ-चेकऑफ इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वॉफ-चेकऑफ इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हम अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से क्या क्या रोल प्ले करता है, कितने थायराइड हार्मोन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी अप्लाइड फिजियोलॉजी की, ठीक है, कि अगर आपके थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, मीन्स कि यहाँ पे आपका जो थायराइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। अगर यहाँ पे आपके थायराइड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तो ग्रेव डिसीज हो सकती है, दूसरा आपका थायराइड एडेनोमा हो सकता है, ठीक है। ये दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपके हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रेव डिसीज क्या है। तो ग्रेव डिसीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या है, ग्रेव डिसीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है थायराइड एडिनोमा, सम टाइम अ लोकलाइज ट्यूमर डेवलप इन द थायराइड टिश्यू। ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर होता है कि आपके एक थोड़ा सा ट्यूमर्स जो होता है, कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे थायराइड एडिनोमा। अब क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं आपके थायराइडिज्म के, ठीक है। इंटॉलरेंस टू हीट, एज द बॉडी प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट ड्यू टू इंक्रीज बेसिक मेटाबॉलिक रेट कॉज बाय एक्सेसिव ऑफ थायरोक्सिन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो बॉडी में हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हीट प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे जो पेशेंट है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, अगर जिसका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, मीन्स उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। अगर गर्मी का मौसम है तो वो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकता। इंक्रीज स्वेटिंग ड्यू टू वेसोडाइलेटेशन, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। डिक्रीज बॉडी वेट ड्यू टू फैट मोबिलाइजेशन, मैंने बताया था कि अगर हाइपरथायराइडिज्म का सिक्रीशन ज़्यादा है तो वेट जो है नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी वेट जो है यहाँ पे कम हो गया क्योंकि यहाँ पे फैट जो है मोबिलाइज हो गया है। डायरिया हो सकता है उसको, मसल वीकनेस हो सकती है, नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा कंपन हो सकती है उसके हाथ पूरे शरीर में ना, ठीक है। ये पूरे साइन एंड सिम्टम्स से आपके थायराइड ग्लैंड के। गॉइटर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे गले में। ओलिगोमेन्यूरिया एंड एमेन्यूरिया भी हो सकता है। एक्सोपिथैलेमस हो सकता है। पॉलीसिस्टीमिया हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया एंड एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है आपको। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो सकता है और कार्डियक फेल भी आपका हो सकता है इन कंडीशंस में। नेक्स्ट है आपका एक्सपोथैलेमस। ये क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड एक्सपोथैलेमस। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो आई बॉल है कि थोड़ा बाहर की साइड आ जाए, ठीक है। अभी नॉर्मली हमारी आई बॉल जो है एक लेवल पे सेट है, थोड़ा अंदर की साइड है, किसी किसी की आई बॉल्स जो है वो बाहर आ जाती हैं, प्रोट्रूडेड, जैसे प्रोट्रूडेड माउथ होता है ना, थोड़ा सा बाहर की साइड आता है, तो ऐसे ही हमारी जो आई बॉल है वो बाहर की साइड आ जाती है हमारी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सपोथैलेमस। Most but not all hyperthyroidism patient develop some degree of protrusion of the eyeball। ये कह रहे हैं कि हर किसी थायराइड के पेशेंट में ये नहीं होगा, लेकिन किसी किसी डिग्री में ये हो सकता है। क्या क्या कारण हैं इसके एक्सपोथैलेमस के? एक्सपोथैलेमस इन हाइपरथायराइडिज्म इज ड्यू टू द एडिमोटेस स्वेलिंग ऑफ द रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू। जो आपके यहाँ पे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग हो जाएगी एंड डीजनरेटिव चेंजेस इन द एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मसल, और कुछ डीजनरेटिव चेंजेस हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मसल्स में, ठीक है। इसकी वजह से जो आपकी आंखें हैं थोड़ा बाहर की साइड आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका हाइपोथायराइडिज्म। अभी हमने पढ़ा था हाइपर कि यहाँ पे सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपके थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, आपका हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म लीड्स टू माइक्सटीमिया इन अडल्ट्स एंड क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन। ये कह रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, माइक्सटीमिया हो सकता है अडल्ट्स में और क्रेटिनिज्म हो सकता है चिल्ड्रंस में। तो माइक्सटीमिया क्या होता है,
Myxtemia is the hypothyroidism in children characterized by generalized edematous appearance. यहाँ पे थोड़ा सा सूजा हमें फील होगा, ठीक है. सो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है. अडल्ट में क्या क्या कारण हो सकते हैं? माइक्सटीमिया अकर ड्यू टू डिक्रीज ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड का डिक्रीज हो रहा है. जेनेटिक डिसऑर्डर और आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है इसमें, ठीक है. इन एडिशन इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो आपके थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इनकी भी डेफिशिएंसी यहाँ पे हो सकती है. क्या क्या कॉमन कॉजेज है माइक्सटीमिया के? माइक्सटीमिया इज कॉमन कॉजेज ऑटोइम्यून डिसीज कॉल्ड हशिमोटो थायरॉइडाइटिस. ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है विच इज कॉमन इन लेट मिडल एजेड वुमेन. जो थोड़ी लेट एजेड वुमेन होती है उनमें ये कॉमन होता है. इट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इट स्टार्ट विद ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन कॉल्ड थायरॉइडाइटिस. ठीक है, किसी पेरेंट्स में क्या होता है, ये क्या होता है, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थायरॉइडाइटिस बोलेंगे. कैरेक्टराइज बाय ऑटोइम्यून एंटीबॉडी. लेटर इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड. बाद में क्या होगा, उस ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि आपकी स्वेलिंग हो, पूरे फेस पे स्वेलिंग होगी. बैगनेस अंडर द आई. आंखों के नीचे ऐसा लगेगा कि ऐसे सर्कल से हो जाएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे बैगनेस ऑफ द आई. नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा. ठीक है, कि आपके हाथ और पैरों में सूजन आ जाएगी, लेकिन हम दबाएंगे तो वो सूजन दबेगी नहीं. ठीक है, वो नॉन पिटिंग एडिमा होगा. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाएगा. अदर जनरल फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट्स आर एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है. फटीग एंड मस्कुलर स्लगनेस मीन्स बहुत ज़्यादा उसको थकावट हो सकती है. एक्सट्रीम सोमनेस विद स्लीपिंग अप टू 14 to 16 हावर पर डे. वो बहुत ज़्यादा सो सकता है. ठीक है, 14 से 16 घंटे पूरे दिन में वो सो सकता है. मेनोरेजिया हो सकता है. पॉलीमेनोरिया हो सकता है. कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन जो है कम हो सकते हैं, जैसे कि आपका रेट एंड फोर्स जो है कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का वो कम हो सकता है. कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है. ब्लड वॉल्यूम कम हो सकती है. लेकिन यहाँ पे जो है आपका बॉडी का वेट जो है वो बढ़ जाएगा. कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको. मेंटल सगिशनेस, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो. डिक्रीज हेयर ग्रोथ, डिप्रेस हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. स्कालनेस ऑफ द स्किन जो है थोड़ी स्केली लगेगी, लाइन सी थोड़ी सी. फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस, जो थोड़ा सा मैंडिक जैसा हस्क टाइप वॉइस होती है आपकी, वैसी आपकी वॉइस हो जाएगी. कोल्ड इंटॉलरेंस मीन्स उसको बहुत ज़्यादा ठंड जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट आपका क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म इज अ हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंट ग्रोथ. क्रेटिनिज्म क्या होता है, किसकी वजह से होता है, आपके हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है. इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ हो रही है बच्चों की वो रुक जाती है. क्या क्या कारण हो सकते हैं? अकर ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एब्सेंस हो सकता है. जेनेटिक डिसऑर्डर भी की वजह से भी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ आयोडीन की कमी से भी आपको हो सकता है. ठीक है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि क्रेटिनिज्म है इस पेशेंट को. अ न्यूबॉर्न बेबी विथ थायराइड डेफिशिएंसी में अपर नॉर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये कह रहे कि जो नवजात शिशु होता है वो क्या है, थायराइड डेफिशिएंसी, अगर उसको थायराइड डेफिशिएंसी है तो वो जन्म के दौरान नॉर्मल रहेगा. ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज थायरोक्सिन माइट हैव बीन सप्लाइड फ्रॉम मदर. उस टाइम ये नॉर्मल रहता है क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो थायरोक्सिन होता है वो मदर से सप्लाई होता रहता है उसको. ठीक है, बट अ फ्यू वीक आफ्टर बर्थ, कुछ जन्म के कुछ हफ्ते बाद, द बेबी स्टार्ट डेवलपिंग साइन लाइक स्लगिश. ये कह रहे कि यहाँ पे फिर बेबी जो है वो क्या करेगा, साइन शो होने लगेंगे उसमें हमें, जैसे कि मूवमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा तिरछे मिर्चे होंगे. ठीक है, क्रॉकिंग साउंड वाइल क्राइंग, जब वो रोएगा तो थोड़ी सी चौक वाली आवाज़ होगी उसकी. अनलेस ट्रीटेड इमीडिएटली द बेबी विल बी मेंटली रिटार्डेड परमानेंटली. ये कह रहे कि अगर आपने इसको टाइमली ट्रीट नहीं करा, बहुत जल्दी से इसको ट्रीट नहीं करा, तो जो आपका बेबी है वो परमानेंटली मेंटली रिटार्डेड हो सकता है. परमानेंटली उसको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर हमने उस टाइम पे ही ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी नहीं कराई तो. फिर है आपका स्केलेटल ग्रोथ इज मोर अफेक्टेड दैन द सॉफ्ट टिश्यूज. यहाँ पे आपके जो स्केलेटल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू सॉफ्ट टिश्यूज. ठीक है, सो देयर स्टंट ग्रोथ विद ब्लॉटिंग बॉडी. यहाँ पे क्या है, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी. द टंग बिकम सो बिग दैट इट हैंग्स डाउन विद ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा.
टंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मुंह से ज़्यादा बड़ी, जिसमें से सलाइवा जो है वो बाहर आता रहेगा। द बिग टंग ऑब्स्ट्रक्ट सलोइंग एंड ब्रीथिंग, ये कह रहे कि जो लंबी जीभ है वो दिक्कत करेगी आपको खाना सटकने में भी और सांस लेने में भी। द टंग प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक गुटरल ब्रीथिंग दैट मे समटाइम चॉक द बेबी, ये कह रहे कि जो यहाँ पे आपकी जीभ होगी वो क्या करेगी, कैसे शो करेगी, गुटरल ब्रीथिंग, जैसे कबूतर आवाज करता ना ऐसे ही गुटरल ब्रीथिंग करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, चॉक द बेबी, बेबी चॉक भी कर सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं गॉइटर की। गॉइटर सब लोगों ने सुना होगा, गॉइटर ये पहले बहुत कॉमन होता था, तब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती थी। आजकल क्या है, हमारा जो भी सोल्ट आ रहा है वो आयोडाइज्ड आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, नॉर्मली लोग रॉक सोल्ट जो है वो ले लेते थे, उसमें वो आयोडाइज से उसमें आयोडीन नहीं होता था रॉक सोल्ट में। तो आजकल इतनी एडवांस के बाद, इतनी रिसर्च के बाद हर एक सॉल्ट में क्या है, आयोडीन ऐड होके आता है ताकि हमें गॉइटर ना हो, ठीक है। गॉइटर मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। गॉइटर का मतलब क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज, आगे आप देखो बिल्कुल गले से वो एनलार्ज हो जाता है गॉइटर में, ठीक है। इट अकर इन हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, ये कब होता है, जब आपको हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म दोनों होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गॉइटर इन हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें टॉक्सिक गॉइटर होता है। टॉक्सिक गॉइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे क्या है आपका, टॉक्सिक गॉइटर में आपको जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से क्या है, थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है आपका थायराइड ट्यूमर भी हो सकता है। अब हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। ये नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिक गॉइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड विदाउट इंक्रीज इन हार्मोन सिक्रीशन। ये कह रहे कि यहाँ पे भी आपका थायराइड ग्लैंड जो गॉइटर है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो हार्मोन्स है, ठीक है, उनका सिक्रीशन नहीं होगा यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हाइपोथायराइड गॉइटरिक जेनेट गॉइटर। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइड गॉइटरिक भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हो, द गॉइट्रोजेनिक बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द लो आयोडीन। ये आप देख रहे हो गॉइटर जो है यहाँ पे आयोडीन की कमी से ये हो चुका है आपका पूरा, ठीक है, दोनों कंडीशन में हो रहा है, हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। अभी हमने सारी डिसीज पढ़ ली कि थायराइड ग्लैंड की क्या क्या डिसीज रहती हैं, कैसे कैसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। तो अब उनका ट्रीटमेंट क्या है थायराइड का, ठीक है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर जिसका थायराइडिज्म बढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, बाय यूजिंग एंटी थायराइड सब्सटेंस। एक एंटी थायराइड सब्सटेंस एक ड्रग होती है, इसका हम यूज कर सकते हैं, विच सप्रेस, जो क्या करता है, रोकता है, सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ थायराइड, जो क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो रोक देगा, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म इन अर्ली स्टेज कैन बी ट्रीटेड बाय एंटी थायराइडिक सब्सटेंस। ये कह रहे कि अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है और अर्ली स्टेज में हम उसको ट्रीट कर लें, किससे ट्रीट करेंगे, एंटी थायराइड सब्सटेंस से हम उसको ट्रीट करेंगे। 3 वेल नोन एंटी थायराइड सब्सटेंस आर, कौन कौन से 3 एंटी थायराइड सब्सटेंस हो सकते हैं, थायोसाइने, थायोयूरिनेस और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड। ये 3 चीजें हैं जिनसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। बाय सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल के थ्रू भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। इन एडवांस केसेस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, अगर आपका बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस में हाइपरथायराइडिज्म हो चुका है तो आप सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हो। ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एंटी थायराइड सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल। ये करेंगे अगर यहाँ पे एंटी थायराइड सब्सटेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, सो द थायराइड ग्लैंड ऑफ दीज पेशेंट मस्ट बी रिमूव। यहाँ पे क्या है, इन पेशेंट में जो थायराइड ग्लैंड्स होता है वो हम उनको रिमूव करा सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड थायराइडेक्टोमी। ये कहते हैं कि जो सर्जिकल रिमूवल हो रहा है थायराइड ग्लैंड का, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थायराइडेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। ये था आपका हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट की। ओनली 3 ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड एक्सट्रैक्ट और इंजेक्शन ऑफ प्योर थायरॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो हम प्योर टैबलेट्स ले लें ऑरली, ठीक है, या फिर उसको इंजेस्ट करा लें। द ओनली ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड एक्सट्रैक्ट। या तो हम उसको एडमिनिस्टर करा लें या इंजेस्ट करा लें या फिर ड्रग के थ्रू हम ऑरली उस चीज़ को ले लें। तो ये थे हमारे ट्रीटमेंट थायराइड ग्लैंड्स के।
तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी वीडियो कि हम थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कौन कौन से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, कितनी कितनी टाइम ड्यूरेशंस होती है उन थायराइड हार्मोन्स की, उन थायराइड हार्मोन्स का अलग अलग चीज़ों पे क्या क्या एक्शंस रहता है, कैसे कैसे वो काम करता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है थायराइड ग्लैंड में कि अगर थायराइड ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए उनका सिक्रीशन क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और लास्ट हमने पढ़ा क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के। थैंक यू।